अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहाब सिल। गुड मॉर्निंग पब्लिक के पूरे प्लेटफॉर्म से और पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। और हमेशा कहती हूँ कि आज का दिन, चूँकि आजकल हमारी रूटीन वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है, देर उठने और देर से सोने के लिहाज से, लेकिन आज के दिन का खुसूसी एहतमाम करें, गुस्ल का एहतमाम करें, खुतबे का एहतमाम करें, मस्जिद में ख़ुद भी जाएँ और घर में मौजूद तमाम बच्चों को ज़रूर लेके जाएँ। जुम्मे के दिन से जितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, मुस्तफ़ीद होने की भरपूर कोशिश करें और एक भरपूर अंदाज में अपने आप को वीकेंड में एंटर भी करें। सो होपफुली कि आपका ये वीक बेहतरीन गुजरा होगा, लेकिन अगर कोई वीक में ख़राबी और कमी रह भी गई है तो उसको वीकेंड पे पूरा कर लें। हम भी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, चूँकि आज मैं हमेशा कहती हूँ कि वीक का आखिरी शो होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कोई ऐसी चीज़ जो है वो प्रोग्राम में ज़रूर शामिल की जाए कि वीकेंड पर आप पर ये फीवर जो है वो बरकरार रहे। बट ऑल दो आज का रन डाउन जिसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज़ ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, बाकायदा उससे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। तो आपसे शेयर करते हैं आज की टॉप स्टोरीज़। टॉप ऑफ दी ऑल सबसे पहले हमने आपसे बात करनी होती है हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में अपने रन डाउन की, तो एडिटोरियल ऑफ द पॉलिसी ऑफ द चैनल जो है उसको प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। कल के मैच की जो रुदाद है वो आपसे शेयर करनी है। तो मैच कल कैसा रहा? ऑल दो कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप से बाहर हो गया, लेकिन मैच वॉज सुपर डुपर गुड, क्योंकि फाइट बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने की। बट ऑल दो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद शामिल करेंगे प्रोग्राम में डेली डोज, जिसमें मुख्तलिफ डोज मुख्तलिफ ममालिक से और ऐसी इंटरेस्टिंग और अनोखे रिकॉर्ड जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल पर एक बार फिर से नजर डालेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है सदर पाकिस्तान के खत पर, ये आज का क्रक्स होगा हमारे पॉलिटिकल सेगमेंट का। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी अहम चीज़ गूगल डॉक्टर जो है उसके बारे में बात करेंगे, यानी सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह हो सकती है आपके लिए, इस पर आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद अगेन जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे की मुनासबत से नात खान भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो जुम्मे के दिन की फजीलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्फ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ की मशहूर है, उसके लिए आपको ये पैकेज देखना पड़ेगा जो कि आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। सो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी। सब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और हमने बात करनी है एडिटोरियल की। जब एडिटोरियल की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली कल की होने वाली हैपनिंग की बात तो हम ऑल दो करते ही करते हैं, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से पिछली तारीख क्या कहती है इसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन चलिए तारीख में बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ कल की बात कर लेते हैं। कल होने वाले मैच की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली टॉस जीत कर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया, 252 का हदफ दिया और उसके बाद अब डक लुइस वर्थ जो है वो मेथड के तहत 42 और आवर्स में ही आपको पता है कि पूरा मैच जो है उसको कंक्लूड करना था, ख़त्म करना था और कम्पीट भी करना था। बट ऑल दो इस सारी सिनेरियोज़ पर जाने से पहले हाँ ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि यस पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की। आखिरी बॉल पे जब एक गेंद पे आखिरी गेंद पे जब हमें 2 स्कोर्स चाहिए थे, और ये 2 स्कोर्स हमें नहीं, ऑब्वियसली श्रीलंका टीम को चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में उन सपोर्टर्स की बात कर रही हूँ जो कि श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि नहीं श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन पाकिस्तान की कल की फ़ाइट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ऑल दो कल की अगर हम बात करें इस मैच की, तो आपको पता है कि इसके बाद एशिया कप से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बाहर हो गई है और अब एशिया कप का फाइनल जो है वो श्रीलंका और भारत में होगा। चूँकि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन रही, बहुत ज़्यादा ग्राफ अप रहा, बहुत ज़्यादा ग्राफ डाउन रहा, हमने एक रोलर कोस्टर खासतौर पर इस दफ़ा बारिश की नज़र जो एशिया कप हुआ है उस पर पाकिस्तानी कौम ने बहुत सारी दुआएं की और बहुत सारे हमने दुआएं पढ़ने की कोशिश की। मतलब आजकल जो मीम सोशल मीडिया पर चल रही है वो 2 ही हैं, या तो बारिश रुकने की दुआ या बारिश होने की दुआ। तो खैर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान ने जिस तरह से मैचेस खेले, जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह से बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बनाए, ये सारे क्रेडिट्स जो है तो वो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तो आते ही हैं। बट ऑल दो कल का मैच लाइक आपने देखा ही ऑब्वियसली बहुत क्रिटिकल मैच, क्रिटिकल मराहिल में दाखिल हो चुका था और मराहिल में से निकलने के लिए पाकिस्तानी कौम को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। कल जो मेरे पास मुख्तलिफ वीडियोज़ और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर आ रही थी, पाकिस्तानी कौम जो है ब्लड प्रेशर की मरीज़ कल नज़र आ रही थी। बिकॉज आपकी जो ट्रांजिशन आपको कल श्रीलंका के इस मैदान में नज़र आ रही थी वो लोगों के घरों में, बेडरूम में, लिविंग में भी नज़र आ रही थी। बट ऑल दो चलिए जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अब एशिया कप से आउट हो चुकी है और फाइनल देखना भी बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि फाइनल कप से जो है वो आगे हम वर्ल्ड कप की तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये वार्म अप सेशन के बाद वी आर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड कप 2 और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो कमियां कोताहियां और जहां पर आप लैग कर रहे हैं, जहां पर टीम में डेफिशिएंसीज हैं, उसको फिल करके होपफुली के वर्ल्ड कप में हम बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक।
और जनाब अगर प्रोग्राम में आगे बढ़े तो हमने कराची से आपको अच्छी खबर देनी है। ऑब्वियसली इस खबर के कुछ सिनेरियोज ऐसे भी है कि अगर हम लाहौर की बात करें, हम पंजाब की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ पाकिस्तान के, बहुत सारे ऐसे शहर जो हैं जहाँ से मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ ख़वातीन ने ख़ासतौर पर इसमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। अब वो कॉन्टेस्ट क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। नॉर्मली इस तरह के कॉन्टेस्ट जो हैं वो मुल्क से बाहर ज़्यादा बड़ी तादाद में होते हैं और हमें मुख्तलिफ खबरें जो है वो मौसूल होती रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कराची की एरिका रॉबिन की, तो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ये टाइटल जो है ना सिर्फ उन्होंने अपने सर पर ये ताज सजाया बल्कि पाकिस्तान को भी ये क्रेडिट लेके दिया है। तो कराची की एरिका रॉबिन को हम गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से कंग्रेचुलेट करते हैं। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ये टाइटल जब उन्होंने जीता तो उनका कहना ये था कि जहाँ पर ये टाइटल्स जो है मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ ख़वातीन, रूस से हों, यूरोप से हों, टर्की से हों, अपनी खूबसूरती का हमेशा बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ करती हैं, अपने मुल्क को रिप्रजेंट करती हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान को रिप्रजेंट करी और मुझे मौका मिला तो मैं इसे भरपूर तरीके से कैश करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि अगर आप एशियन गर्ल्स की बात करें तो ये तो आप सबको पता है कि एशियन ब्यूटी के बारे में दुनिया में कितनी बात की जाती है, उन्हें कितना सराहा जाता है। अगर हमारे ड्रामास की बात करें, हमारे सेलिब्रिटीज़ की बात करें, हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो येस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत सेलिब्रिटी हमारे पास मौजूद है। अगर हर एज ग्रुप की बात करें तो हमारे पास क्या बॉलीवुड की खूबसूरत ऐसी अदाकाराएँ जो आज भी अपने ऑरा में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी खूबसूरती में अपनी सानी वो खुद है। तो जनाब ये एक और जो है वो क्रेडिट मिला है अरीका को और उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। तो वो हमेशा ये कहती है कि अब इसके बाद एक नया रास्ता खुला है और एक नई डायरेक्शन मुझे मिली है, तो मैं पाकिस्तान को जहां भी रिप्रेजेंट कर सकी मैं ज़रूर और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। सो हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से मुबारकबाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है पाकिस्तान में उस चीज़ की प्रैक्टिस करने की हम सब एक नाकाम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन 2007 से लेके अब तक 15 सितंबर को पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है वो जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जाता है। डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो वो तमाम मुमलिकत व कौमें जो बाज़ौक़ होती हैं, बाशौक़ होती हैं, हमेशा जो जमहूरियत की इक़्तिदार है उनकी पासदारी करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हमेशा इसमें जो एक इम्तिज़ाज अब हमें नज़र आ रहा है, जो एक आज़ामिश हमें नज़र आ रही है, वो है मजहबी जहरियत की। और ये बात करना प्रोग्राम में शायद बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने देखा है डेमोक्रेसी में हमेशा आम आवाम ये चाहती है कि ऐवान में तमाम लोग जो बैठे हैं वो हमारे ही वोट से वहाँ पर बैठे हैं और हम उन्हें इक़्तिदार में लेके आते हैं, हम उन्हें ऐवानों में लेके जाते हैं ताकि वो हमें रिप्रेजेंट करें। मुल्क में बनने वाली पॉलिसीज़ जो हैं उसमें हमारा यानी आम आवाम का भी अमल दखल जो है वो होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अब सूरत हाल हमें बदलती हुई नज़र आ रही है। हमने एक रिपोर्ट बनाई है डेमोक्रेसी पर और पाकिस्तान की जमहूरियत पर ख़ास तौर पर, उसको मुलाहिज़ा कीजिए। मुल्क पाकिस्तान में यानी अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो इसमें मजहबी जारत की वजह से डेमोक्रेसी पर जो एक ज़रब लगी है उसको मिटाने के लिए आपको और हमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होपफुली कि आपने अपने दिन का बाकायदा और बड़ी खूबसूरती से अच्छे से आगाज़ कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो जस्ट वेकअप कॉल फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिकॉज अब जो मैं आपको सेगमेंट बताने लगी वो है डेली डोज। कुछ ऐसी कॉल्स होती है जो कि आपको बताएंगी कि ये इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी कहीं भी किसी भी तरीके से हो रहा है तो यू कैन डू एनीथिंग एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट आज का सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज का डोज पहले जो आपको देगी ऑब्वियसली सुबह उठ के सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो है अपना फ़ोन खोलते हैं और अपना व्हाट्सएप देखते हैं। ये क्या ऐसी कॉमन प्रैक्टिस है जो कि मुझे लगता है हर 3 में से 2 और 2 में से एक बंदा तो ज़रूर करता है। बट ऑल दो हम चूँकि बहुत ज़्यादा बात करते हैं इस बारे में कि वी स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान, तो ये डिजिटलाइजेशन जो है उसमें अब आपकी हर चीज़ एक छोटी स्क्रीन पे आ गई है। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी कोशिश ये करता है कि छोटी स्क्रीन पर एक्टिव रहे और छोटी स्क्रीन की जो है वो आपके सोशल मीडिया साइट्स और आपकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की जो साइट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और अब यूट्यूब, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आराम से अपने आप को डिजिटलाइज कर सकते हैं और पूरी दुनिया को अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ जो है आपको यूट्यूब में भी मिल रही थी, आपको इंस्टाग्राम में भी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी तो आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिल रही थी, मतलब आपका व्हाट्सएप पे कोई ब्रॉडकास्ट फीचर जो है वो नहीं था। अच्छा, अब अगर हम बात करें मेटा की ख़ास तौर पर जिसमें जो है वो फेसबुक के बानी जो है उन्होंने बाकायदा 3-4 प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक कंक्लूजन बनाया
और इसको हम मेटा कहते हैं। एक कोलेशन जो उन्होंने बनाया तो उसमें तमाम चैनल्स को ग्रेजुअली उन्होंने एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, और ये जो है श्रीलंका में और उसके साथ एक और मुल्क में पहले इसकी प्रैक्टिस की गई। अब व्हाट्सएप जो है वो 150 से ज़्यादा ममालिक में चैनल्स का ये फीचर जो है, बेसिकली ब्रॉडकास्ट चैनल का ये फीचर जो है वो अपडेट करने जा रहा है। लेकिन अब तक जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सेलिब्रिटीज़ जो है या फिर स्पोर्ट्स चैनल्स जो हैं वो इसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये भी ये खबर है कि पता नहीं अब आम अगर आप यूज़ करते हैं या आपका अकाउंट प्राइवेट है या आप अगर व्हाट्सएप को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर रहे, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या आपके लिए ये ब्रॉडकास्ट फीचर है या नहीं। बट ऑल दो लॉन्च होने के बाद तो पता चली जाएगा। और अगेन हम बात करते हैं कि भाई ये टीवी स्क्रीन जो है या अगर अखबार जो है या किताबें जो हैं ये एग्जिस्ट करती रहनी चाहिए, बट ऑल दो हम बहुत आगे निकल गए हैं। तो अब व्हाट्सएप पे जो ब्रॉडकास्ट फीचर है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना चैनल जो है उसको आप लॉन्च कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की रोज़ाना की अपडेट दे सकते हैं। तो जनाब ये अब व्हाट्सएप भी जो है वो मीट कर रहा है आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और हर दूसरे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की चैनल से। तो जनाब ये थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर पॉपअप करेगा और आपने जो है अपना चैनल, ब्रॉडकास्ट चैनल जो है वो बना लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो ज़रा थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना खबर इसको मैं कह सकती हूँ ऑब्वियसली, बट ऑल दो जब आप बूढ़े होते हैं तो ऐसी चीज़ें आपसे हो जाती हैं। अब एक दादी के साथ एक बच्चा जो है ना ऑब्वियसली वो उनको घुमाने फिराने चहलकदमी करने ले गई, लेकिन हुआ क्या है, जो वीडियो आपके सामने आ रही है उसमें एक बच्चा जो कि अपनी साइकिल कह सकते हैं, अपनी गाड़ी कह सकते हैं, नॉट साइकिल एग्जैक्टली, लेकिन बच्चों की जो गाड़ी होती है जिसे खिलौना गाड़ी कहते हैं, वो लेकर सड़क पर आ गया और मेन रोड पे, इट सीम्स टू बी लाइक हाईवे, आई डोंट नो, लेकिन चीन की ये एक मेन शहरा है जहाँ पर आपको हैवी व्हीकल्स भी नज़र आ रही हैं, आपको गाड़ियाँ मतलब हर टाइप की गाड़ी, कार भी है और बड़ी गाड़ियाँ भी है, ट्रक्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बच्चा जो है वो अपनी खिलौना गाड़ी लेकर सड़क पर निकल आया। अब सड़क पे जो ट्रैफिक मौजूद है, हैवी ट्रैफिक, उसमें से एक जो है वो ट्रक रुका और उसमें से खातून उतरी, मतलब ट्रक ड्राइवर, उसके साथ खातून बैठी हुई थी, वो खातून उतरी, इस बच्चे को पकड़ा, रास्ता क्लियर किया, उसको फुटपाथ पे ले गई और बाद में जनाब ये पता लगा कि उसकी दादी जो है, चूँकि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो दादी उनके साथ थी, घूमने फिरने निकले थे। दादी की आंख से ज़रा सा बच्चा ओझल हुआ नहीं कि वो फौरी तौर पर जो है वो रफू चक्कर हो गया और उसने सड़क का रास्ता लिया और वहाँ पे सोचा कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो फिर मुझे कहाँ सड़क पे चलानी चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ तो सड़क पे चलती हैं। जनाब ये सड़क पे चलने वाली एक जो वीडियो हमारे सामने आई, इसको बहुत सारे पर्सपेक्टिव में लिया जा रहा है। और अगेन मैं बात हमेशा करती हूँ कि जो तबसरा करने वाले लोग कमेंट सेक्शन में आके बात करते हैं ना, वो हर तरह से, हर पर्सपेक्टिव से जांचते हैं किसी भी वीडियो को और पिक्चर का। लोगों का कहना कि ये खातून जो है, जो ड्राइवर खातून है, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसका जेस्चर बहुत अच्छा था। किसी ने कहा कि नहीं दादी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और किसी ने क्या कहा, किसी ने ये कहा कि नहीं भाई बच्चा जो है बड़ा समझदार है, वो कह रहा है गाड़ी है चाहे खिलौना गाड़ी है उसको तो मैं रोड पर चलाऊँगा। तो ये 3-4 तबसरे जो है वो कॉमेंट्स में जारी है। बट ऑल दो वी पिक दिस वीडियो फ्रॉम सोशल मीडिया टू शो यू गाइस कि देखिए इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देनी है। अगली खबर भी बहुत अनरियलिस्टिक सी खबर है, बट ऑल दो देखकर भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मम्मी के बारे में बहुत आपने सुना होगा, मम्मी की बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो लोग बहुत शौक से देखते हैं, जो कि तारीख से जिनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है और वो रिसर्च पर बड़ा ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मैक्सिको में खलाई मखलूक की लाशें जो हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। अब ये खलाई मखलूक जो है, अब स्पेस साइंटिस्ट खासतौर पर वहाँ पर बड़ी तादाद में और इस पर बहुत सारा रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वहाँ के स्पेस साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने पहले भी बहुत सारे दावे ऐसे किए हैं और बहुत सारे दावे गलत भी साबित हुए हैं। लेकिन अब ये स्पेस साइंटिस्ट हैं जेमी मौसान, जिन्होंने एक और दावा किया है, और दावा उनका क्या है, दावा उनका ये है कि ये जो आपके सामने लाशें रखी हैं ये खलाई मखलूक की लाशें हैं। ये कहाँ से मिली हैं, ये कितना अरसा पुरानी है, इस पर रिसर्च अभी जारी है। बट ऑल दो इस रिसर्च को हतमी नहीं कहा गया, क्योंकि ये खबर देने का मकसद ये कि ऑब्वियसली दुनिया इतने मुहक्किकीन ख़ास तौर पर जो रिसर्चर्स हैं, और अगर आप स्पेस साइंटिस्ट रिसर्चर की बात करें तो बड़ी तादाद में वो कुछ ना कुछ डायग्नोस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये साइंटिस्ट जो मौसान है, इन्होंने पहले भी इस तरह के बहुत सारे दावे किए हैं, वो कुछ सही साबित हुए और कुछ गलत साबित हुए हैं। तो अब तक लोग इस पर या इस रिसर्च पर इतना रिलाई नहीं कर रहे। लेकिन दैट सीम्स टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कि मैक्सिको में अब खलाई मखलूक की लाशें या इनके ढांचे या इनकी ममीज़ जो हैं वो लोग बड़ी तादाद में देखने के लिए आ रहे हैं कि अब वाकई ये रियलिस्टिक अप्रोच है या नहीं। जैसे मैंने इस खबर के शुरू में कहा था कि बड़ी अनरियलिस्टिक सी खबर है, बट ऑल दो इस पर रिसर्च अभी जारी है, तो बी कॉन्टीन्यूड वाली पॉलिसी के तहत हम आपसे रिसर्च का फॉलोअप जो है वो दोबारा से शेयर कर लेंगे। वी आर डन विद दिस। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमें देनी है डेली डोज की। अगली खबर जो है वो बहुत
ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ खबर है, बट ऑल दो हो जाता है। जब आपका ब्रेकअप होता है तो ज़िंदगी में चीज़ें रुक जाती हैं और आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको जो समझ आता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप करते हैं। ऑब्वियसली स्क्रीन के उससे बैठे लोग जो है मुझे रिलेट तो ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस दौर से ज़रूर गुजरता है। या तो उसको मोहब्बत हो जाती है या फिर कुछ नहीं होता तो ब्रेकअप हो जाता है। बट ऑल दो नौजवान ने गर्लफ्रेंड की अंगूठी बेचकर पैसे हवा में उड़ा दिए। अब वो क्यों उड़ाए मैं आपको बताती हूँ। ऑब्वियसली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए चूँकि उसको ये अंगूठी तोहफे के तौर पर दी, प्रपोज़ किया, और जब उसका ब्रेकअप हो गया तो उस खातून ने वो अंगूठी वापस कर दी। अब उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने क्या किया, फौरी तौर पर ज्वेलर शॉप से गया जहाँ से उसने वो बाय की थी, वो अंगूठी दी, पैसे लिए और पैसे ला के मेन रोड पर फेंकना शुरू कर दिए कि मैं इन पैसों को ज़ाया करूँगा, मैं इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं अपने गुस्से का इजहार इस तरह से ही कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब घर वालों को पता लगा कि हमारा जो लाडला है वो पैसे ऐसे हवा में उड़ा रहा है और पैसे ज़ाया कर रहा है जो हमने इतनी मेहनत से कमाया, और वो भी किसी लड़की के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो आए, इसको फौरी तौर पर रोका और वहाँ पर इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे मुझे लगता है उन्होंने तो पैसे उठा लिए होंगे। बट ऑल दो मैं इसको इसलिए जस्टिफाइड समझती हूँ कि जब आप किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं कि आपका दिल टूटता है तो आपको अपने दिल को ना सिर्फ जोड़ने के लिए बल्कि थोड़ा सा सिंपैथी देने के लिए आपको जो समझ आता है वो करते हैं। और जनाब इस नौजवान को ये समझ आया कि मैं इन पैसों को ज़ाया करूँगा, तो अंगूठी बेची, पैसे लिए और उसको हवा में उड़ा दिए कि देखो मेरे लिए कोई कदर नहीं है इन पैसों की। कदर थी तो उन जज्बात की जिसके आपने फ़िक्र नहीं की, जिसकी आपने कदर नहीं की। तो वी आर डन विद दिस खबर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। नॉर्मली मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, आई डोंट नो कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। सम टाइम आप रात को लेटे हो तो आपको ये होता है कि आपको बहुत सारे स्टार्स जो है वो एक पिक्चर बना रहे होते हैं। अगर मौसम अच्छा हो जाए तो कोई ना कोई बादल आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो एक आदमी की शक्ल लग रही है, अच्छा ये एक जानवर की शक्ल लग रही है, अच्छा ये एक लड़की की शक्ल लग रही है। बेशतर अफराद जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर चेहरे उनको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं अगर इस स्टूडियो की बात करूँ तो मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि लाइट्स के थ्रू और जो मेरे इर्द गिर्द प्रॉप्स पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, कोई ना कोई शक्ल जो है वो मैं निकाल सकती हूँ और मैं रिलेट करती हूँ हमेशा चीज़ों को। बट ऑल दो ये मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, द क्वेश्चन मार्क इज। जो रिसर्चर्स है उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया है कि इंसानी दिमाग जो है वो ऐसा करता है और दुनिया में कम से कम 64% लोग जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि वाकई इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि वो किसी भी चीज़ को देखकर, किसी फूल को देखेंगे, किसी बिल्डिंग को देखेंगे, बादल को देखेंगे, बारिश को देखेंगे, ज़मीन पर सड़क को देखेंगे, दरख्त को देखेंगे या किसी भी चीज़ को देखेंगे तो कोई ना कोई शक्ल जो है वो इसमें से निकाल लेंगे। और ये जो आपको ऑन स्क्रीन पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ऑब्वियसली ये शक्लें हैं नहीं, लेकिन इसमें से इट सीम्स टू बी लाइक शक्लें टू, है तो प्रॉप्स, है तो चीज़ें, लेकिन उसमें से कोई ना कोई चेहरा जो है वो आपको नज़र आ जाता है। अब जो रिसर्च की गई है वो ये है कि अगर आप इस देखिए वैक्यूम है, ये तो नॉर्मली क्लीनिंग वैक्यूम है, लेकिन उसको आपको लग रहा है कि नहीं उसके ऊपर एक स्माइली बनी हुई है। ये एक पत्थर है लेकिन उसके ऊपर आपको लग रहा है कि नहीं एक शक्ल बनी हुई है। अब रिसर्चर्स का कहना ये है कि 64% लोग जो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं और जिनको नज़र आता है कि वो किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई शक्ल ढूंढ लेते हैं, उनका कहना ये है कि वो ऐसी डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, ऐसी कंडीशन है अगर रिसर्च की जाए तो उनका कहना ये है कि इस कंडीशन के मुताबिक ज़्यादातर शक्लें जो नज़र आती हैं वो मर्दों की होती हैं। बहुत कम ऐसी जानवरों की और बहुत कम ऐसी स्माइलिंग और बहुत कम ऐसी ख़वातीन की शक्लें होती हैं जो ज़्यादातर लोग मुशाहबत पर रखते हैं। बट ऑल दो मुझे लगता है कि ये ऐसा डिसऑर्डर इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी कंडीशन है जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो है सर पे कैंस रखने की खबर। बॉटल्स तो मैं इनको नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली कैंस है, लेकिन अगर आपकी टिंड है और आपके सर पे बाल नहीं है तो फिर ही आप ऐसा कर सकते हैं। बालों के साथ तो स्लिपरी हो जाएगा। पता नहीं, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि डेली डोज में आपकी खबर कोई ना कोई शामिल की जा सकती है, ऐसे नहीं कहती, इसलिए कहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है पाकिस्तान में हर जुगाड़ी बंदा जो है वो इस तरह का कोई ना कोई रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन जनाब ये रिकॉर्ड क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अपने सर पर बॉटल्स चिपकाने वाले शख्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अब वो सर पे किसी ग्लू के साथ, एल्फी के साथ या किसी चिप बोर्ड के साथ चिपका नहीं रहे, वो सिर्फ उनका कहना ये है कि मेरे सर जो है उसमें ऐसी मकनातीसी कैफियत है कि कोई भी कैन अगर मैं अपने सर के ऊपर रखता हूँ तो वो मेरे सर के ऊपर चिपक जाता है। अगर आप सर के ऊपर रखते हैं तो आपने देखा होगा नॉर्मली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स डे पे इस तरह की प्रैक्टिस बहुत होती थी कि या तो आप चम्मच मुँह में डाल लेते थे या सर पे कोई चीज़ रख के आपको वॉक करनी होती थी और आप एक पॉइंट तक पहुँच जाते थे और अगर वो नहीं गिरती चीज़ आपके सर से तो आप जीत जाते थे। ये ऐसी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में होती रहती हैं। लेकिन ऑल दो सर पे बैलेंस के साथ किसी भी कैन या बोतल को मेंटेन करना दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इनका कहना ये कि ये एक्चुअली उनके ऐसी मकनातीसी कैफियत और उनके सर पर ऐसी मौजूद है
लेकिन अगर हम देखें स्किन उसकी बहुत ज़्यादा स्टिकी है। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा कोई ग्लू नहीं और कोई आप स्टिकीनेस चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, एक्चुअली उसका सर इटसेल्फ, उसकी स्किन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा स्टिकी है और उस स्टिकीनेस की वजह से वो कोई भी चीज़ सर पे आराम से चिपका सकता है। वो राइट से, लेफ्ट से, आगे से, पीछे से सर पे एक कैन चिपका के ग्लास में पानी भी भर रहा है, बॉटल भी भर रहा है और कैन में से जूस जो है वो भी ग्लास में डाल रहा है। दैट सीम्स टू बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। तो दुनिया में लोग इस तरह के होते हैं। अच्छा, मैंने तो भी देखा है कि वो सिर्फ सर पे नहीं अपने मुंह पे भी चिपका रहा है। तो खैर वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है एक साथ 8 बोटल्स जो है वो अपने सर, मुंह, कान और गालों पे चिपकाने का। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सऊदी अरब से ऐसी खबरें आती हैं तो बहुत दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमने एक लंबा अरसा देखा है कि सऊदी ख़वातीन जो है उन्होंने बहुत सारी पाबंदियाँ बर्दाश्त की हैं और बहुत सारा इस चीज़ को हमेशा सारी ज़िंदगी साथ कैरी की है। लेकिन अब सऊदी ऊँटों की दौड़ में पहली बार ख़वातीन भी शरीक हुई हैं। हमने देखा कि बैक टू बैक इस तरह के बहुत सारे ऐसे अहकाम जो है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी किए जा रहे हैं कि पहले ख़वातीन ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, अब वो ड्राइविंग भी कर सकती हैं। अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पर ख़वातीन को अलाउ नहीं था कि आप काम कर सकती हैं, अब उसकी को बहुत सारी सऊदी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं जिसके तहत ख़वातीन हर शोबे में अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी एबिलिटीज़ हैं, उनको मनवा सकती हैं। ये एक चीज़ बाकी रह गई थी पिछले कई सालों से होने वाला ये ऊँटों का मुकाबला, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि अगर अमेरिका, यूएस, यूरोप, टर्की, उन तमाम ममालिक की बात करें जो कि अरब साइड के हैं, यूएई के हैं या दूसरे यूरोप ममालिक भी हैं, वहाँ से ख़वातीन बड़ी तादाद में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। नहीं करती थी तो सऊदी ख़वातीन खुद नहीं करती थी। लेकिन अब जनाब इस दफ़ा का जो कंपटीशन हुआ है उसमें जो है वो सऊदी ख़वातीन ने अपने ऊँटों के साथ इस दौड़ में शिरकत की, और ना सिर्फ शिरकत की है बल्कि फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन जो है वो भी सऊदी ख़वातीन यानी सऊदी ऊँटों ने ही ली है। सो दैट्स रियली गुड। हमें भी मेरे ख्याल से ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए और एम्पावरमेंट के लिए ऐसे काम करते रहने चाहिए, और ऐसी खबर जो है वो यकीनन खुशाइंद होती है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने के बाद मुख्तलिफ तनाज़ात जो है वो जन्म ले रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर देखने में लगता है कि अगर नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इख्तलाफात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात पर मुत्तफ़िक दोनों पार्टीज़ दिखाई देती है कि येस, इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है। ये इसके अलावा बात की जाए तो मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। अगर हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही या नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहबा, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ की बात करें तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हमारे सामने आ रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि इलेक्शन का जो तारीख़ है उसको देने का इख्तियार किसके पास है, हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात होने चाहिए। मौक़िफ़ क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? शाहिदा साहबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ चेक कीजिएगा कि आपका माइक जो है वो म्यूट तो नहीं है। चेक कर लें ताकि हम आपको सुन पाएँ। नहीं, मेरा माइक नहीं, अब आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। आ गई आपकी आवाज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है बिल्कुल क्लियर है और डे 1 से है। जिस दिन असेंबलियां डिसॉल्व होने के लिए जा रही थी और लास्ट हमारा सेशन था चेयरमैन साहब की जो लास्ट कहता है इसके मुताबिक हमने पाकिस्तान के मुताबिक जैसे ही असेंबलियां डिसॉल्व हो केयर टेकर सिस्टम आ जाए, गवर्नमेंट आती है और उसके बाद ईसीबी का काम है फौज तौर पर और इलेक्शन की तैयारियां करें। मेरी समझ में नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने इस ताकीद के हरबे क्यों इस्तेमाल किए, जब आपको था कि जमहूरी तसलसल 2008 से इस मुल्क के अंदर तसलसल के साथ एक प्रोसेस चल रहा है। 2000 से 13 तक हुआ, ये कोई पहली मर्तबा नहीं था। 13 में जैसे ही समझा सॉल्व हुई, आपने देखा इसी ने ना सिर्फ डेट दी बल्कि इलेक्शन की तैयारी की और इलेक्शन टाइम पर हुए। इसी तरह 2013 अब जब 18 से 23 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की तो इलेक्शन का काम था कि वो अपने आइन के मुताबिक जो उसको काम आइन सौंपता है वो अपनी जिम्मेदारी करता है, डेट इनाम करता। अगर उनको डिलिमिटेशन करनी थी, ये सारा 2023 जो है वो इलेक्शन ईयर था, इसी को करनी चाहिए।
शायद साहबा इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने से लेके सेंसिस तक, फिर हल्का बंदियाँ, ये सारा प्रोसीजर जो है वो सामने है और इस सारे प्रोसीजर के बाद ही हम जनवरी या फरवरी में इंतखाबात देख रहे हैं। तो सारा प्रोसीजर जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि इंतखाबात जो है वो नए मरदमशुमारी के तहत ही होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन इलेक्शन बर वक्त कराने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क़यादत जो है वो सर जोड़कर बैठी हुई है, लाहौर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं और आप लोग काफ़ी मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। बर वक्त इंतखाबात कराने के लिए क्या किया जा सकता है आपकी पार्टी की जानिब से? देखिए, बर वक्त इंतखाबात के लिए ये काम तो इलेक्शन कमीशन का होता है कि उसे डेट दे देनी चाहिए थी। हमारा सीसी का पहला इजलास हुआ जिसके अंदर बाकायदा एलामिया जारी किया गया कि इलेक्शन 90 डेज में। अब सेकंड जो है आपने देखा मेरे ख्याल से शाहिदा आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल से वर्चुअल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट ऑल दो उनकी जो गुफ्तगू है उनके कहने का बिल्कुल यही मकसद है कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की बात करें तो ये कि इख्तियार किसका है, या इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है या सदर पाकिस्तान का है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। कंसर्न हमारा ये है कि बर वक्त इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन बज़ाहिर देखने में यकीनन जो भी हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यही कि अगर हम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग में इख्तलाफात इस चीज़ को लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ज़ाहिर देखने में एक और चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है, वो ये कि सारी सूरत हाल में अभी एक पेज पर हमें सिर्फ एक पॉइंट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नज़र आती है, और वो ये कि यस इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन अगर इस इख्तियार की बात करें, इस ख़त की बात करें, तो उसके बाद एक और जो है वो पेंडोरा बॉक्स ये खुला है कि सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियार को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि अगर हम उस ख़त की बात करें तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे रहनुमाई ली जाए। अगर आपके पास एक इख्तियार है भी और अगर आप उसको इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपने उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये एक सवालिया निशान है। जिसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि पहले सदर पाकिस्तान के इस खत और उनके इस फैसले के साथ खड़ी थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के अलावा अगर हम सिर्फ बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनका भी मौक़िफ़ इस हवाले से क्लियर है कि येस सदर पाकिस्तान ने अपना इख्तियार जो है वो सरेंडर किया है। अगर बात की जाए एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और इसके अलावा अगर बात की जाए इस्टेब्लिशमेंट की, तो बीच का रास्ता निकाल के कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने ये ख़त लिखा और दोनों को राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन अपना इख्तियार जो है उसको एक्सरसाइज नहीं किया, उसको सरेंडर नहीं किया। तो इस सारी सूरत हाल में एक बार फिर से हमारा कनेक्शन जो है बहाल हुआ है शाहिदा रहमानी साहब से। इशारा साहब कहिएगा कि अगर हम इस बात की स्टेटमेंट की बात करें कि इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं मिल रही। हम अगर पिछले 16 माह की बात करें, इस हुकूमत की बात करें, इसको हम पीडीएम की हुकूमत कहते हैं, इसमें बहुत सारे फैसले जो हैं वो 11-12 जमातों ने मिलकर लेने थे। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से क्लियर क्यों नहीं था कि यस इंतखाबात जो है वो किसने कराने हैं, कब कराने हैं? अगर सेंसिस की मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास की बात की जाए तो उस वक्त हमारे जो क्लैरिटी पॉइंट्स थे, जो कि अब हम जिस पॉइंट पर क्लियर हैं, वो उस वक्त कहाँ थे? देखिए, जब मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हुआ, सीएम उस वक्त के जो सीएम थे, सीएम से मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब, उन्होंने बिल्कुल अपने कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उस वक्त इन्हें यकीन दहानी कराई गई कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी तब्दील नहीं हो रही और इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर होंगे, जिसकी बेस पर उन्होंने उसमें सिग्नेचर्स किए, जिसे बार बार इशू बनाया जा रहा है। लेकिन सीएम साहब ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर की और वाजे की कि इलेक्शन जो है हमें ये यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पर होंगे। और इसी तरह हमने दिन थे इस बात पर हम कायम थे कि, और मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि जब हमारे बिल्कुल कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत से फैसले मिलकर होते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के थे। आपने देखा होगा कि पीएमएलएन के मुख्तलिफ वुज़रा के मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रहे थे कि जी इलेक्शन 6 महीने आगे जा सकते हैं, इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पे नहीं हो सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भी कहिएगा कि अगर हम स्पेसिफिकली इस खत की बात करें जो कि सदर पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया है, जिस पर मुख्तलिफ तनाज़ात जो है वो जन्म ले रहे हैं, एक बहुत अहम चीज़ जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करें। कहा जा रहा है कि उस खत के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने अपना इख्तियार जो है वो सरेंडर किया है, बिकॉज उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के तो जिक्र खैर नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा बात की जाए अगर इलेक्शन कमीशन की, तो आप उनसे रहनुमाई लें। आप क्या समझते हैं कि अपने इख्तियार को एक्सरसाइज नहीं किया उन्होंने, कोई दरमियानी रास्ता निकाला है? देखिए, सदर मुमलिकत मैं समझती हूँ कि पिच के दोनों साइड पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपना साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो अपने उनका ताल्लुक चूंकि पीटीआई से है, वो उधर भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने तो अपने अख्तियारात को इस्तेमाल किया।
और यहाँ पर भी जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। अगर उन्हें कोई ऐलान करना तो वो ऐलान करते, वो हुक्म देते। उन्होंने ना तो हुक्म दिया ना ऐलान किया, उन्होंने एक तजवीज दी कि जी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना भी जरूरी है और इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन की तारीख का 6 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए तो अनाउंस कर देना चाहिए। तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, एक सजेशन दी, एक तजवीज दी। तो उनका कोई वाजे तौर पे बिल्कुल उन्होंने अपने अख्तियारात को वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों देख रहे हैं? जब ईसीपी एक इदारा है जो जिसका काम है इलेक्शन कराना, तो वो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं, वक्त मुकर्ररा पर कराएं। सर, रोटी कपड़ा और मकान एक नारा, एक नैरेटिव जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, जो कि आप लोगों ने एक लंबा अरसा जमहूरियत की पासदारी के लिए बिल्ड भी किया और आपने पूरी एक कहानी और पूरा एक सफ़र भी देखा। बट ऑल दो अब अगर इंतखाबात की बात करें, सदर पाकिस्तान के ख़त के अलावा या उनके साथ या मुकर्रर वक्त में या आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में या जनवरी में या फरवरी में, आप क्या समझती हैं कि अब क्या नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? लाहौर में आपकी क़यादत जो है वो काफ़ी एक्टिव है और पंजाब में अपनी साख को मजबूत कर रही है। आप क्या समझती हैं कि क्या नैरेटिव अभी इस वक्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान अपनी जगह है, मौजूद है, लेकिन के साथ ही इस वक्त कौम को माशी बहरान से भी निकालना है, एजुकेशन और हेल्थ पर भी तवज्जो देनी है। हम अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है, पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ मैदान में उतरेगी। ये मैनिफेस्टो की जो है जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपनी इलेक्शन की तैयारियों में आ गए। पीपल्स पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, पीपल्स पार्टी का अपना एक अलहदा मंशूर है, पीपल्स पार्टी की अपनी एक जमहूरी जद्दोजहद है, जिसका आपने कहा। और आज हम जमहूरियत का आलमी दिन भी मना रहे हैं। और तो मैं समझती हूँ कि जो जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख खास कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। शहीद जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके हैं। जब इलेक्शन होंगे तो तमाम पॉलिटिकल जमातें पार्लियामान में बैठ के मसाइल का हल निकाल सकती हैं। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बेहद शुक्रिया। अगर रोटी कपड़ा मकान या वोट को इज्जत दो या किसी भी और नए और पुराने पाकिस्तान के नारे की हम बात करें तो नारे लगाना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उनको मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बज़ाहिर देखने में आम आवाम को नज़र नहीं आता। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। अगर हम प्रोग्राम में इस सेगमेंट की बात करें तो वैसे देखने में आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, लेकिन एक चीज़ है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो है मुफ्त मशवरा, जो आपको हर दूसरा बंदा देता है। लेकिन उससे ज़्यादा मुफ्त भी कुछ मिलता है। गेस व्हाट कि वो क्या है? आपका गूगल डॉक्टर, जो आपको हर मशवरा बिल्कुल मुफ्त दे देता है। और सेल्फ मेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आप ये कर लो, दावे से कहते हैं कि आप ये करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मतलब अताई डॉक्टर भी कहीं पीछे रह गए, हम इतने बड़े डॉक्टर बन गए ना, MBBS है, बस हम गूगल डॉक्टर हैं। बट ऑल दो इस पर जो हमारी आवाम है उनके रिव्यूज़ क्या हैं, इसको हम डिटेल में प्रोग्राम में सेगमेंट करेंगे और आप जो है वो उनके रिव्यूज़ देके वापस आए, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। भाई बगैर मशवरे के लेते हैं, मेरा ख्याल परेशान होते हैं, क्योंकि हर किसी का मर्ज़, हर किसी के मामलात अलग होते हैं, बॉडी का फ़र्क होता है, लोग बेवकूफ़ी करते हैं। डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर दवाई लेना वैसे तो सही नहीं है, लेकिन अमूमन जैसे कि छोटी मोटी जैसे सर का दर्द है या हल्का फुल्का बुखार है तो हम खुद भी ले लेते हैं, और लेकिन बच्चों को भी दे देते हैं, लेकिन ना करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शिफा जो है वो अल्लाह के हाथ में होता है, डॉक्टर एक ज़रिया है, और डॉक्टर भी हमारे पे रिसर्च करते हैं, सोचते हैं कि ये दवाई इसको ठीक लग रहा है कि नहीं। पेनाडाल CF ले लिया या विषादा पी ली, सर में दर्द है तो पेनाडाल ले लिया, खांसी हुई तो हाइड्रोलिन ले ली। के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाए? डॉक्टर वैसे कितना महंगा हो चुका है। कल ऐसे ही जाके फार्मेसी गया, मैंने कहा ये 2 टैबलेट दे दे। हाँ ली है मैंने काफ़ी दफ़ा। वजह ये थी कि मैं नहीं गया डॉक्टर पास, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। रात को 11 बजे घर गया और डॉक्टर मुझे लगा अब जाके टाइम वेस्ट होगा, जाते साथ मैंने कहा कि ये वाली मुझे 2 गोलियां दे दो, वो लेके खा के सो गया। डॉक्टर के बगैर मशवरे के तो देसी हैं, जो घर में देसी होते हैं तो वो तो कहते हैं भाई ये दवाई ले लें, ये दवाई ले लें, मम्मा हो गई, पापा हो गए, तो 1-2 दफ़ा ली है हमने मेडिसिन, जैसे पेनाडोल होगी। डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई ली है, और बाज़ दफ़ाएँ ऐसी भी थी कि डॉक्टर के मशवरे से दवा लेके हम बीमार पड़ गए, मज़ीद हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
और डॉक्टर से बग़ैर मशवरे के जो मैंने दवाई ली है वो है बेफ्लम। डॉक्टर प्रैक्टिस में थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिस में आते हैं और प्रैक्टिस में आने के बाद सलाहितों से दवा दे देते हैं। तो उस दवा से और आप बाहर के मशवरे के दवा से खाने में बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर ही जानता है ना इसकी दवा के बारे में, हमें क्या पता कि दवाई की अच्छी है बुरी है, तो डॉक्टर से पूछ के लेंगे ना। डॉक्टर के मशवरे से लेते हैं, वो बेहतर समझने वाला है, हमें क्या पता कौन सा मेडिसिन किस चीज़ में यूज़ होता है। ये तो यार कोई डॉक्टर बन जाता तो जो मेडिकल से उठा के लेके आता था खाता था, जब हॉस्पिटल में जाके चेक करके फिर डॉक्टर के मुताबिक दवाई लेना चाहिए। खुद ही ले लेते हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बीमारियां इतनी हैं, हम अपने ऊपर तजर्बे कर करके हम खुद आधे डॉक्टर बन गए। डॉक्टर अपने साथ स्टोर भी खुद का रखता है और दवाइयाँ भी खुद की रखता है और मेडिकल रेप भी उनके साथ मिले होते हैं। अब हम बताओ कि इतनी महंगी दवाइयाँ हम कहाँ से लाएँ? डॉक्टर से पूछ के लेते हैं। वजह यही कि एक्सपायर लग जाती है, इसी वजह से लेनी पड़ती है। ये एक सर्टिफिकेट होता है कि डॉक्टर से लिए। अगर हम खुद लिए तो फिर डॉक्टर बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर तो हमें खुद डॉक्टर बनना चाहिए। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो बीपी चेक करते हैं, वो हमारे जो बीमारी होता है उनको हम बताते हैं, उसी के हिसाब से मेडिसिन लिख के मेडिकल से लेते हैं। महंगाई और डिप्रेशन इतना हो गया है कि बंदा एक वेलोसेफ कैप्सूल भी अगर उसको आप 5 दिन लिखेंगे वो 2 दिन लेता है। दोनों काम कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने जो दवाई लिख देता है अगर ख़त्म हो जाती है खुद भी ले लेते हैं। बाद का तो कोई ऐसी तकलीफ़ होती है कि इंसान को खुद पता होता है कि इसकी क्या चीज़ चाहिए। हम कोई डॉक्टर तो है नहीं जो ऐसी ही दवाई ले ले। लाजमी बात है जो मेडिसिन लिखे होते हैं डॉक्टर के परमिशन के मुताबिक उस तरीके से दवाई लेते हैं। आजकल डॉक्टर की फीसें कितनी है, अल्लाह दूर ही रखे दोनों से। खुद से तो कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन, डॉक्टर से पूछ के ही लेनी चाहिए। गरीब आदमी तो इसलिए वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, यार चलो मुझे सिर में दर्द है मैं दवाई ले लूँ इससे, चलो 20 रुपए की या 50 रुपए की। डॉक्टर के पास जाना है तो उसने 1000 रुपया ले लेना उससे। ये दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं और अगर बगैर मतलब डॉक्टर को दिखाए हुए, वो टेक्निकल लोग होते हैं, उनको बगैर दिखाए अगर हम दवाई खाते हैं तो वो खराबी भी कर सकती है, जानलेवा हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि डॉक्टर को दिखा कर लें। डॉक्टर साहब से तजवीज़ करके खानी चाहिए, ऐसे रिएक्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर तो मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन आजकल को पैनाडोल को तो लोगों ने बिल्कुल इजी लिया हुआ है कि सर दर्द हुआ या थोड़ा सा बुखार हुआ। दूसरी मेडिसिन है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्रिन भी, वो भी ख़तरनाक है अगर आप डॉक्टर के बगैर से खाएं। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सारे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको दवाई जो है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नहीं खानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये सब मशवरा देते भी हैं और खाते पीते भी हैं। हम और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। ऑल दो हम कहते ज़रूर हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, लेकिन हम उसको करने से रुकते भी नहीं हैं। कहते हैं मर्ज़ को और कर्ज़ को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब हम ये चीज़ करते भी हैं और लाइट भी इस तरह से लेते हैं कि हमने क्या करें कि हम कोशिश करते हैं कि तो खुद जो है वो मेडिकेशन कर ले, नहीं तो कम से कम किसी को मशवरा ज़रूर दे दे। बट ऑल दो इस पर डिटेल में बात करने के लिए जो गेस्ट स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर जाहिद रुस्तम मौजूद हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इसके अलावा डॉक्टर अरूज तौकीर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हाँ अलबत्ता ये बातें जो हमने रिव्यूज़ देखे ना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से, वो इंटरेस्टिंग थे। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, सर का दर्द है, हल्का फुल्का बुखार है तो आप वो सेल्फ मेडिकेशन कर लो, दैट इज़ ओके। लेकिन हम बड़ी बड़ी बीमारियों पे बड़े बड़े दावे करके आजकल ये कहते हैं कि नहीं आप ये करेंगे, मैंने किया था तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये भी नहीं करते तो हम गूगल के पास ज़रूर जाते हैं, एक दफ़ा किसी डॉक्टर के पास जाएँ या ना। सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल होती है आपके लिए? देखिए सेल्फ मेडिकेशन के आप 2 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि आपके जिन लोगों से आपने इंटरव्यू किया उन्होंने भी कहा कि जी छोटी बीमारी के लिए, जैसे किसी को ओकेजनल सर में दर्द हो गया या हल्का फुल्का बुखार हो गया तो उसके लिए पूरी दुनिया में ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मिलती हैं और वो बड़ी लिमिटेड सी होती हैं और वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसीलिए उनको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मरीज़ को दे दिया जाता है। अगर हम सारी दवाइयों को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जी हर दवाई के लिए आपने डॉक्टर के पास जाना है, तो यू कैन वेल इमेजिन कि डॉक्टर्स के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए छोटी मोटी बीमारी के लिए ओकेजनली टेकन मेडिकेशन इज़ ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है जी। मगर बड़ी दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक्स ले लेना, आप भर भर के वाइटामिन्स का आजकल बहुत ज़्यादा रवाज है वो खा लेना, या
नफ्सियात से मुतल्लिक जो दवाइयाँ हैं उनको खाना बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, या एक दफ़ा आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, आपको कोई मसला था और उसने आपको कोई दवाई दे दी और आप ठीक हो गए और कुछ अरसे बाद दोबारा ही वैसा ही सिम्टम आपको हुआ, तो आपने वही प्रिस्क्रिप्शन निकाल के वही रिपीट किया, वही प्रिस्क्रिप्शन खाई, ऑल्दो कि यू डोंट नो कि आपको वो ही बीमारी है या कोई और बीमारी है या उससे कोई सीरियस बीमारी या उसने ट्रिगर कर लिया है या वो एक्सट्रीम पे चली गई है या उसने कोई और शक्ल इख्तियार कर ली है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। हर दफ़ा एक ही बीमारी को एक ही तरीके से ट्रीट करना, और समटाइम अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी मार्केट में रिव्यूज़ की जो कि इस वक्त मौजूद है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर मैं आपकी जाने पाऊँगी अरूज, अगर हम बात करें ना रिव्यूज़ की और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, ब्लॉगर्स की, दवाइयों की तो चलिए हम बात करते हैं, हमें अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे खासे एंटीबायोटिक्स के कोर्स कर लिए हैं। फिर विटामिन्स पे अगर आप आते हैं तो विटामिन्स एक से बढ़कर एक, बंदा कहता है नहीं इससे अच्छा विटामिन तो है ही नहीं ना, इससे खाएंगे तो आपकी सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और सारे मसले भी हल हो जाएंगे। इसको आप किस तरह से देखती हैं जो रिव्यू हमें मिलते रहते हैं कि इसका बेनिफिट है? एग्जैक्टली। पता है क्या, ओवर द काउंटर मेडिकेशन का यहाँ पे ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत चल पड़ा है। वो इसलिए चल पड़ा है, एक तो लोग अपना टाइम बचाते हैं कि हम एक पेन किलर ले लें, इस तरह से ले लें, उनको नहीं पता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, मैं डिजीज़ प्रिवेंशन को इस तरह से लूँगी, इट डजंट मीन कि डैट व्हाट यू आर ईटिंग that is bad for you. It means that you are not eating that could and might be helpful for you. तो इसमें ये होगा कि अगर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो ओवर द काउंटर ली जा रही हैं, उसके मैं थोड़े से अगर हार्मफुल हैजर्ड्स के बारे में बात करूँ तो उसमें ये होता है कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाता है। जैसे हम डायबिटिक्स की बात कर लेते हैं, बीपी के पेशेंट्स ओवर द काउंटर, मैंने ना मेरे पास एक पेशेंट आए थे और वो कहते हैं कि यंग थे 25 ईयर्स के, मैं यहाँ पे एक छोटी सी केस हिस्ट्री डिस्कस करूँगी, और वो कहते हैं कि बीपी का पेशेंट हूँ, मैं अपनी मदर की ना 2 mg की की मेडिसिन ले लेता हूँ बीपी की, अम्मा की, क्योंकि अम्मा लेती है तो मैं ले लूँ। ये मैं ये बता रही हूँ कि ये हमारा ट्रेंड चल पड़ा है, कॉन्सेप्ट है। वो यंग लड़का है 25 ईयर्स का, तो मैं पहले तो बहुत हैरान हुई क्योंकि डायबिटिक्स जो होते हैं ना वो आपको जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज करवा रहे, तो किस तरह से करवा रहे होते हैं, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट हो रहे होते हैं क्योंकि उसमें आपको यूरिन आता है, पोटेशियम आपका वेस्ट होगा। पोटेशियम का अल्टीमेटली हेल्थ बेनिफिट क्या है कि वो आपकी हार्ट और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे एक विटामिन बनता है, हमारी आंतों बड़ी आंत के अंदर बनता है, जिसको हम विटामिन के कहते हैं, जो हमारे ब्लड की प्रोडक्शन में अच्छा होता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे बहुत अच्छा होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक वो हमारा हेल्पिंग बैक्टीरिया होता है जो उसको ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहा होता है। जब आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हो उसमें आपके हार्मफुल बैक्टीरिया तो किल होते हैं, उसके साथ वो जो गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है वो तो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। ठीक है, ये बताने का मकसद जस्ट ये था कि इतने हार्मफुल हैजर्ड्स, और हम समझते हैं कि अगर ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लें इस चीज़ को तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और टाइम बचा बड़ी बात ये भी है, जैसे आपने कहा कि अगर आप अम्मा को घर में देख रहे हैं, किसी बहन को देख रहे हैं, किसी सिबलिंग को उससे ठीक होता देख रहे हैं, तो भाई ये उनकी अपनी बॉडी टाइप है, ये उनकी अपनी बॉडी डिजीज़ है जो कि वो रिएक्ट कर रही है। आप एक मुख्तलिफ इंसान है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे से आती हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में बताइएगा कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो कि हमने फिक्स्ड कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगी, गला ख़राब है तो यूनिवर्सल कुछ दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं। जी, सबसे पहले तो मैं इस तरफ डॉक्टर साहबा ने बताया कि बड़ा कॉमन हो गया, तो मैं कल कुछ लिटरेचर से जा रहा था और कुछ स्टडीज़ पाकिस्तान में भी हुई हैं, तो जिसमें देखा गया है कि पाकिस्तान में 52 से 61% लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑन सेल्फ मेडिकेशन। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, कैन यू इमेजिन? दे आर टॉकिंग अबाउट यू गाइज, जो हमें देख रहे हैं कि आप लोग सब सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। और इसकी वजूहात मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। एक तो हमारे घर में सियाने बहुत होते हैं, ठीक है जी, छोटे भी सियाने जी, छोटे भी बड़े भी। पड़ोसन ने बता दिया कि जी ये वाली दवाई खा लो, घर की मेड ने बता दिया जी मेरे उसने खाया था ठीक हो गए थे। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उनकी बात सुन लेते हैं, डॉक्टर की बात नहीं सुनते। नंबर 2, आजकल सोशल मीडिया, अब पिछले दिनों हमारे कोविड चला, उसमें ऐसी ऐसी दवाइयाँ लोगों ने खाई हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते, जिनका कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इनसे कोई बेनिफिट हो। पीपल हैव बीन टेकिंग दैट, और वो किस वजह से? मोबाइल फ़ोन उठाया, सिम्टम गूगल किए। सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट कि जी डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब आप गूगल में लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ दिस मेडिकेशन तो आपको एडवांटेजेस आ जाएंगे, जब आप डिसएडवांटेजेस लिखें, दरमियान वाली चीज़ आपको गूगल नहीं बताएगा, उसके लिए जी। और तीसरी जो
उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ पुअर हेल्थ लॉस और रेगुलेशन, ठीक है। एक और स्टडी के मुताबिक जितनी भी एक एरिया में फार्मेसीज़ हैं वहाँ पे एक दिन में अराउंड 8 to 10 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दी जाती है। तो कोई आया आपके पास, उसने कहा जी मेरा गला ख़राब है, मुझे फ़लाने एंटीबायोटिक दे दें। और एक चीज़ और, गला जो है ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल है, और वायरल इन्फेक्शन जो है ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। वो हमारे उस्ताद ने एक दफ़ा हमें बताया कि जी इफ़ यू ट्रीट इट इट विल टेक 7 days एंड इफ़ यू डोंट ट्रीट इट इट विल टेक अ वीक। Exactly, the अगर same thing. कोई फायदा नहीं है, Exactly, ठीक है ना the जी? same thing. बस तो- आप मोल्ड कर ले बातों को और इस कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ लें. Seems to be like और the same. एंटीबायोटिक्स एक तो डॉक्टर साहबा ने बताया कि जी आपके यूज़फुल बैक्टीरिया जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इससे जो एक बड़ा ख़तरा जो इस वक्त है वो हमारी कम्युनिटी को है। वो क्या है कि जी जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जब भी कोई एंटीबायोटिक इनकी तरफ हम देते हैं तो उससे क्या होता है, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। उनकी भी जेनेटिक्स हैं, वो देखते हैं ये एंटीबायोटिक हमें किल कर रहा है, दे कीप ऑन चेंजिंग। Yeah, exactly. उससे क्या होता है कि दवाइयों से रेजिस्टेंस हो जाता है। अच्छा, ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब कोई एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दे तो फिर वो एंटीबायोटिक के अलावा किसी और चीज़ पर स्विच कर सकता नहीं है, बिकॉज वो एक टेंडेंसी बन जाती है। देन यू आर नॉट एबल टू क्योर योर डिजीज़ विद एनी अदर, जो कि हल्का वाला ट्रीटमेंट होता है। बट ऑल दो मुझे ये बताएगा रूज कि अगर हम एक चीज़ फाइनल में जी, जैसे टाइफाइड फीवर है पूरी दुनिया में, मगर पाकिस्तान में एक ऐसा टाइफाइड फीवर है जो किसी भी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसके लिए हमें 2 दवाइयाँ 3 दवाइयाँ कंबाइन करनी पड़ती हैं, या वी हैव टू गो टू वेरी बेसिक एंटीबायोटिक बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। जी, बिकॉज जैसे जैसे नई एंटीबायोटिक्स आती जाती हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। बट समहाउ दी अदर वो बैक्टीरिया जो पुरानी दवाइयाँ होती हैं उसका जो उनकी मेमोरी होती है वो ख़त्म हो जाती है एंड दे बिकम सेंसिटिव। सो वो बहुत पुरानी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं, और जो दुनिया में अच्छी तरीन एंटीबायोटिक्स बन रही हैं वो काम नहीं करती। अच्छा, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एंटीबायोटिक्स की जो काइंड्स और टाइप्स है ना, उस पर मैं चाहती हूँ कि हम एक और बिल्कुल डिटेल कॉन्वर्सेशन करें। लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप मुझे बताएं कि हम जब ग़िज़ा से किस चीज़ का डायग्नोस करते हैं, फिर उसका इलाज मुआवजा करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेरी अम्मा जो है उनको डायग्नोस हुआ जॉइंटिस। कहा जा रहा है कि मेडिकेशन आपने करनी है डॉक्टर की कंसल्टेशन के मुताबिक, लेकिन फिर भी खुराक जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकती है। अगर आप ग़िज़ाएँ लेते हैं वो ऑयल फ्री हों, वो मसाला फ्री हों, आपने पानी अच्छा पीना है, आपने ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनको हम खुराक से भी एड्रेस कर सकते हैं। किस तरह से खुराक को मैनेज करना चाहिए, ख़ासतौर पे अगर छोटी डिजीज़ है तो? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो 3 एक में मोन कॉमन जो डिजीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें एक डायबिटीज़, एक हाइपरटेंशन, एक कोलेस्ट्रॉल, जो मेरे पास केस हिस्ट्रीज आती हैं, मोस्ट कॉमन हिस्ट्रीज हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैंने आपको एक हिस्ट्री शेयर की बीपी के पेशेंट की, उसने अपनी अम्मा की दवाई शुरू कर दी, ठीक है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल वाले भी, क्योंकि हर आपका बुजुर्ग इस डिजीज़ से शिकार, और जो बच्चे आगे से 25, 27, 30 ईयर्स के जो एडल्ट्स हैं वो अपनी अम्माओं की दवाई यूज़ करके इस तरह से वो चल रहे हैं। इसका अगर आप ओवर द काउंटर की तरफ भी जाना चाह रहे हो तो मैं एक चीज़ ये यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि आप उसको थोड़ा सा डाइट से थोड़ा सा कर लो ना कर लो। एक हाइपरटेंशन की मेडिसिन आपके एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, जैसे एक डाइट प्लान होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेरी कर रहा होता है कि इसको ये हाँ इतना आपको देना है, ये आपकी डाइट है, ये फूड चॉइसेस होनी चाहिए। इसी तरह से एक मेडिसिन की डोज और उसका एक ड्रग होता है जो आपने उनको पेशेंट की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देना होता है। तो इसमें ये होता है, जैसे मैं हाइपरटेंशन के केस में बताऊंगी कि 10 to 15% जो है मेडिकेशन जो असर करती है, और आपका वो 10 to 15% जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस्ड होता है। लेकिन अगर इसके साथ आप डाइट को इंकॉर्पोरेट करते हैं, इसमें मल्टीपल डाइट टाइप्स हैं। हाइपरटेंशन के केस में मैं अभी हाइपरटेंशन की एग्जांपल ले रही हूँ, जिसमें डैश डाइट आ जाती है, जिसको हम डाइटरी मतलब डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन आ जाती है, मेडिटेरियन डाइट आ जाती है, प्लांट बेस्ड डाइट आ जाती है। अब इन तीनों डाइट्स में जो क्या होता है क्या है कि जो डैश डाइट है वो आपका 16% जो है पॉइंट रिड्यूस करती है बीपी का।
इसी तरह से जो आपका प्लांट बेस्ड टोटल डाइट हम देते हैं बीपी को, वो वेरी करता है कि बीपी की क्या कैटेगरी है, उनका कितना हाई जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी टाइप टेंडेंसी क्या है, हाँ उसके अकॉर्डिंग हम उनकी जो है टाइप को सिलेक्ट करते हैं। तो जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसमें उनकी 19% जो पॉइंट्स हैं, यूनिट्स हैं, जो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन जो उनको इनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है। तो अब देखिए कितना एक रोल है, हमारे यहाँ पे आवाम को इतना नॉलेज नहीं है, ना उनको फार्मास्यूटिकल नॉलेज है, ना उनको लेबलिंग का पता है, ना मेडिकेशन की लेबलिंग्स का पता है, तो किस तरह से वो खुद से ओवर द काउंटर रिलाई करते हैं मेडिकेशन दो ले चीज़ों सकते पे, हैं। या अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया तो उस पे, नहीं तो किसी अच्छे और आपके सच्चे दोस्त ने अगर कुछ कह दिया ना, ओ माय गॉड, वो तो एक पत्थर पे लकीर, डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन से भी ज़्यादा मुकद्दस हो जाता है, वो पत्थर पे लकीर होती है, पत्थर पे लकीर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जानी बात यूँ हम बात कर रहे थे काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स की ना, अब एक से बढ़कर एक एंटीबायोटिक्स, और बाजू का जब हम किसी के पास कोई दवाई लेने के लिए जाते हैं तो हमें वो बंदा कहता है, ओबियसली जो मेडिकल स्टोर में होता है या जो फार्मेसी में होता है, कि ये नहीं है लेकिन सेम फार्मूले की मौजूद है। ये एक जो कॉमन प्रैक्टिस है, एक डॉक्टर ने एक दवाई लिख के दी है, ठीक है वो सेम फार्मूला, लेकिन देयर विल बी अ काइंड ऑफ डिफरेंस ना, जिसकी वजह से आपकी बीमारी को वो दवाई लिख के दी गई है। जी देखें, जब भी कोई दवाई लिखी जाती है तो उसके दो नाम होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम जैसे एमोक्सिसिलिन या इस तरह का नाम, और एक उसका होता है प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है ना जी। अब जैसे आपको पता है पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, दे कम टू द डॉक्टर्स और उनको दे ट्राई टू उनको बताना चाहते हैं कि जी आप हमारी दवाई लिखें और ये ऐसे है और उस वैसे है, और इसमें जो है काफ़ी सारी दवाइयाँ फिर मार्केट में आ जाती हैं। तो डेफिनेटली आप समझें कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो पुरानी हैं, उनकी जो एंटीबायोटिक्स हैं या उनकी दूसरी ड्रग्स जो हैं, दे वुड बी मच बेटर देन अ ड्रग विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर बैड कंडीशंस, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप कोई दवाई खाएं और ख़ासकर एंटीबायोटिक्स खाएं तो वो आप अच्छी कंपनी की लें, बट एट द सेम टाइम जो उसकी प्राइस है उसका डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ जाता है। मैं जब बाहर से वापस आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे वो दवाइयाँ हैं जहाँ पे इंग्लैंड में या यूएसए में पूरा एक बोर्ड बैठ के उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करता था, ऐसे ही और यहाँ पे आप जो हैं वो हर किस्म की दवाई, जी ईजी एक्सेस। जो हमारी रेगुलेशंस हैं ये बहुत वीक हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन ले जाएं, आप कहें जी मुझे नींद की दवाई चाहिए, आराम से मिल जाएगी, आराम से आपको आराम से मिल जाएगी, जाएगी, ठीक है ना। डिप्रेशन की आराम से दे रहे होते हैं, जाएगी, एलर्जी की दे रहे होते हैं। और अब तो कुछ भी नहीं तो आप फूड पांडा कर लें तब भी मिल जाएगी जी। आप ना जाएं, आप अच्छा, फार्मेसी फूड पांडा के अंदर भी ना कैटेगोरिकली यूज कर दी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं, ये साइकोलॉजिकल और ये सारी उन्होंने मेडिकेशंस कैटेगोरिकल की अच्छा, हैं। इन सब में ना रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा हमें खुद करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। अच्छी डिस्कशन रही, ऑल्दो कि इस डिस्कशन के बावजूद भी आपको थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वन काइंड मैसेज, तो जी, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं तो उनको हम एक बात समझाते हैं कि जी जो आपका इलाज है ये 3 Ds है, अच्छा ठीक है जी। नंबर 1 D इज़ ड्रग्स, ओके, नंबर 2 D इज़ ड्रिल, ओके, एंड नंबर 3 इज़ डाइट। राइट। तो अगर आपको दुनिया की बेहतरीन ड्रग और आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपकी डाइट सही नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल डाइट अलोंग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दवाइयाँ बढ़ाने से बेहतर है आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और जो आपकी डाइट है उस पर तवज्जो दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँ कि मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत आए हैं। मेटफॉर्मिन एक कॉमन ड्रग है जो दिया जाता है, तो उसमें ये होता है कि मैं उनके साथ एक क्लेम करती हूँ, मैंने कहा आप अगर मेरी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की उनकी टेंडेंसी और उनकी डोजेस बहुत हाई होती है, इंसुलिन के यूनिट्स काफ़ी हाई होते हैं, तो मैं एकदम शुरुआती चीज़ें नहीं हूँ, क्योंकि ड्रग मेडिसिन आपको ज़रूरत होती है एक लेवल पे आके ग्रेजुअली चीज़। आप यकीन करें मैंने अपनी आंखों से देखे कि डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैंने उनकी डोजेस कम करवाई और उनकी रेंजेस बहुत कम आई है, आपकी लाइफ जिंदगी बदल जाती है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। मैं कंक्लूड चीज़ से कि देखिए आपने बहुत सुना होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बिजी स्केड्यूल होता है, पैसा कमाते हैं और उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और बाद में वो सारा पैसा जो है वो अपनी सेहत को ठीक करने में लगा देते हैं। पैसा भी बचाए, करना क्या है, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को, ज़िंदगी को, रूटीन को बेहतर करना है, आपकी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप एक पीसफुल ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे और ये आपने करना है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मेरे ख्याल से शो में अब कुछ मीठा हो जाए, लेकिन आपको मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक सवाल डाला था, वो ये था कि सबसे अच्छी बर्फ़ी कहाँ से मिलती है। अगर आपको पता है तो आप हमें बता दें, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ अब वो कहाँ से सबसे अच्छी बर्फ़ी मिलती है उसके लिए एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है, वी हैव मेड फॉर यू गाइस, देख कर वापस आए। खुशी का कोई भी त्यौहार हो तो मियाँ चन्नू की पहचान खालिस बर्फ़ी, अगर उस त्यौहार पर नहीं तो खुशियाँ दुबाला ही नहीं होती। बर्फ़ी शहरी जहाँ खुद शौक़ से खाते हैं, वहीं अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी भिजवाते हैं। बचपन से खाते आ रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जो है वो हमारी पहचान जो है वो खुशी की बर्फ़ी से भी की जाती है। ऑफिस से तो मुझे यहाँ की जो बर्फ़ी है हमारे शहर की खुशी स्वीट की, तो उसका मुझे फरमाइश होती है, मेरे ऑफिस के स्टाफ की भी और मेरे रिश्तेदारों की, दोस्तों की भी। तो जायके के हवाले से इसका अपना एक म्यार है, हम तो बचपन से यही खा रहे हैं। और बर्फ़ी हमने यूके भी भेजी हुई है, अमेरिका भी भेजी हुई है, कनाडा भी भेजी हुई है। वहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब भी यहाँ आते हैं विज़िट पे पाकिस्तान आते हैं तो हम उनको तोहफे के तौर पे ये देते हैं। दूसरे शहर से हमारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ आता है तो हमें आके यही पहली फरमाइश आता है, यार मियाँ चन्नू में रहते हो खुशी वाली बर्फ़ी खिला दो। खालिस बर्फ़ी की तैयारी के अमल के लिए कारीगर कारखाने में खालिस दूध को पहले कई घंटों तक पकाते हैं, फिर खोए को तैयार करके लवाजमात डालकर लोहे की ट्रेयों में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में दुकान की जीनत बनाया जाता है। दुकान मालिक के मुताबिक बर्फ़ी के मयार को हमेशा से बरकरार रखा गया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाबू ने काम शुरू किया था और उसी म्यार को मद्देनज़र रखते हुए दूर दूर से लोग इसे लेने आते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही म्यार है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इसे लेने आते हैं और दुनिया में इस मिठाई को पसंद किया जाता है। भरपूर मेहनत के बाद तैयार होने वाली खालिस बर्फ़ी ख़रीदने के लिए शहरियों का दुकान पर रश लगा रहता है। लजीज़ बर्फ़ी पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत दीगर कई ममालिक के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन के साथ अशर नुमान, पब्लिक न्यूज़, मियाँ चन्नू। प्रोसीजर वॉज रियली गुड। मतलब पूरा जो आपने देखा है ना कि बर्फ़ी दरअसल बनती किस तरह से, बनने से लेके उसके फाइनल प्रोडक्ट तक कितनी खूबसूरती से, और सबसे अच्छी बात यह कि ऑब्वियसली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती, चाहे जितने मर्जी साल हो जाए। और जब आप मिठाई की बात करते हैं, वो गुलाब जामुन हो, बर्फ़ी हो, रसगुल्ले हो, तो ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ शहरों का कुछ ख़ासा हुआ करता है। और मुख्तलिफ़ शहर जो हैं उनकी सौगात के तौर पर जो है ये मशहूर है। शरकपुर के गुलाब जामुन की बात कर ले, मियाँ चन्नू की इस बर्फ़ी की बात कर ले। येस, कोई भी त्यौहार हो, वो किसी भी शहर में हो, लोगों की कोशिश ये होती है कि ऐसी मशहूर बर्फ़ी और मशहूर मिठाई जो है वो उनकी खुशी का हिस्सा ज़रूर बने। तो जनाब, अगर आप मियाँ चन्नू जा रहे हैं तो अपने लिए भी बर्फ़ी ज़रूर ख़रीदें और अपने से मुंसलिक लोगों के लिए भी ज़रूर ख़रीद कर लाइएगा एंड एन्जॉय। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज के दिन की मुनासबत से जुम्मे की फजीलत और इस दिन की जो अहमियत है उस पर हम यकीनन बात करेंगे, लेकिन इस सेगमेंट पर जाने से पहले एक बहुत खूबसूरत सी खबर है जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी जाए पैदाइश, यानी वो जगह जहाँ वो पैदा हुए, ये वीडियो जब हमें मौसूल हुई तो हमने यकीनन सोचा कि फ़ौरी तौर पर प्रोग्राम में इसको शामिल करें। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आपको बताऊँ तो ये जो पैदाइश की उनकी जगह है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब उन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो उस वक्त मक्का में जो जगह थी उसको फ़ौरी तौर पर उनके चचाजाद भाई ने ज़ब्त कर लिया। एक अरसे तक ये मस्जिद रही, बहुत एक लंबे अरसे तक। उस मस्जिद के बाद अब इसको एक लाइब्रेरी बनाया गया है और ये जो है वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी पैदाइश हुई। और आज जो है वो जब भी लोग वहाँ जाते हैं बड़ी तादाद में, बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी ज़रूर जाएँ तो इस लाइब्रेरी को ज़रूर विज़िट करें। ये वो मकाम है, ये वो जगह है जो यकीनन आपके और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसके विजुअल्स जो है वो अभी ऑन स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज के दिन की मुद्दा। अगर हम बात करें जुम्मे की तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं जो शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर शफाकत अली बगदादी हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। सर, कहिएगा कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने प्रोग्राम में लोगों को ये ज़रूर कहूँ कि ठीक है, पूरा हफ़्ता अगर हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ के साथ कहते हैं कि बहुत मसरूफ़ियत है, हम काम भी कर रहे हैं, नमाज का एहतमाम भी हम साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही है। जुम्मे का ऑब्वियसली आपको बाकी दिन में भी नमाज का और बाकी चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन जुम्मे की ख़ास अहमियत, एक ख़ास फजीलत है। इस दिन आप गुस्ल का एहतमाम करें, खुतबे का, नमाज़ पढ़ने जाने का। इस दिन की अहमियत तो मैं चाहती हूँ कि आप रोशनी ज़रूर डालें।
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और चैनल पब्लिक न्यूज़ का भी कि जिन्होंने इस खूबसूरत मौजू के लिए मुझे जो है मौका दिया है। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदुल अय्याम जो है यानी दिनों का सरदार दिन करार दिया है। और इस दिन के बारे में ये भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हफ़्ते के जो दिन हैं उनमें से बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुमातुल मुबारक का दिन है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जुमा एक पूरी नाज़िल फरमाई है और उस सूरत के अंदर ये 62 नंबर चैप्टर है, सूरत है सूरतुल जुमा। आयत नंबर 9 और 10 के अंदर अल्लाह ताला ने जुम्मा की फ़जीलत और इसके अहकाम को नाज़िल फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्गु इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैय। यहाँ समझने की बात यह है कि अल्लाह ताला का कुरान मजीद में उसलूब है कि जब अल्लाह ताला किसी ग्रोह को ख़िताब फरमाता है तो उसके बाद जो हुक्म होता है वो भी उसी ग्रोह को होता है। अगर अल्लाह ताला ये ख़िताब फरमाए कि ए लोगो, तो जो हुक्म होगा वो उन लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। तो यहाँ हुक्म अगर काफिरों को ख़िताब फरमाए या अय्युहल काफिरून तो उनके रिलेटेड बात हो गई। यहाँ अल्लाह ताला ने मोमिनीन को ख़िताब फरमाया है, क्या ईमान वालो जब जुम्मे के दिन अज़ान दे दी जाए तो फिर तुम क्या करो। फरमाया कि तुम तेज़ी से जुम्मे की तरफ आने की तैयारी करो। फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह। और साथ दूसरी तसरीह फरमा दी, वजाहत फरमा दी कि जुम्मे के तरफ आने में रोकने वाली चीज़ जो है वो तजारत हो सकती है, कारोबार हो सकती है। कि चूँकि इंसान ये समझता है कि शायद तजारत में मेरा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि इंसान का किस में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, तशरीह फरमा देते हैं, ताकीद फरमा देते हैं, वज़रुल बैय, तुम अपने कारोबार को बंद कर दो। अब अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तुम कारोबार बंद करके जुम्मे की तैयारी करो। क्या बात। और फासु इला ज़िक्रिल्लाह, यहाँ जो अल्लाह ने बात फरमाई कि ज़िक्र की तरफ आओ। वैसे तो अल्लाह के नाम का ज़िक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना, तस्बीहात पढ़ना, ये सब चीज़ें ज़िक्र हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जुम्मे वाले दिन नमाज जुमा अदा करना और मस्जिद में आकर इमाम साहब और ख़तीब साहब की बातों को सुनना, समझना, इसको ज़िक्र करार दिया है। अब यहाँ फिर ये नहीं है कि जुम्मे के बाद आप बैठे रहें मस्जिद में देर तक। अल्लाह ताला ने यह भी वजाहत फरमा दी कि जब तुम नमाज जुमा अदा कर लो फ़ाइज़ा क़ुदियतिस सलात फ़ंतशिरू, फिर तुम मस्जिद से निकलो और ज़मीन में फैल जाओ फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फ़ज़ल को, रिज़्क़ को, कारोबार को, तजारत को तलाश करो। बस जुम्मे का जो वक्त है वो फ़र्ज़ करार दे दिया और लाजम करार दे दिया कि इसमें आपने मस्जिद में आना है। और मस्जिद में क्यों आना है, ये बड़ी अहम बात है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि हफ्ता भर इंसान को वक़्त नहीं मिलता कोई नसीहत सुनने का, कोई बात सुनने का, इस्लाह सुनने का। वो अपने मामलात में लगा होता है। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मस्जिद से निकल गया। तो अल्लाह ताला ने इंसान के जहन को और इंसान की फ़िक्र को बेहतर करने के लिए उसमें अगर कोई तशकीक आ गई है, कोई उसमें शक आ गया है, उसको दूर करने के लिए ये एक ऐसा दिन नेमत के तौर पर उम्मत मुसलमा को अता किया कि वो उलमाए रब्बानिया की बारगाह में आकर बैठें और इनसे अपने जहन की इस्लाह करें, अपनी अक्ल की इस्लाह करें। एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमेशा कहते हैं कि इस दिन का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाए इसकी फजीलत के लिहाज से और हर उस एतबार से जिसमें हमें कुरान पाक में बाकी तमाम अहादीस में आयात की रोशनी में बताया जाता है कि इस दिन से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अब यकीनन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी बातें जो हमने की हैं कि किस तरह से एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर हम अब इस पर्सपेक्टिव में बात करें कि जुम्मे के लिए ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हो, कहा जाता है इसका एहतमाम ऐसे करें, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, मस्जिद में ख़ुद भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं, ख़वातीन के लिए एक काम आता है कि नया जोड़ा पहने। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस एहतमाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत खूबसूरत आपने सवाल उठाया है और इस तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से इस बात को बयान करना चाहूँगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुम्मे के दिन अच्छी तरह वज़ू करता है और वज़ू करने के बाद कपड़ों का एहतमाम करता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है और मस्जिद में आ जाता है और फिर मस्जिद में आने के बाद वो
खामोशी के साथ और तवज्जो से जुमा अदा करता है, ख़तीब साहब को सुनता है, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके पिछले जुम्मे और उस जुम्मे के दरमियान जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उसने माफ़ फरमा देता है। यानी उन ये जुम्मा पिछले गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी बन जाता है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को, सहाबा कराम को, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को ये नेमत अता फरमाई है कि वो जुम्मे के दिन आते हैं और कई ऐसे दोस्त, कई ऐसे अहबाब जिनसे बंदा दूसरे दिनों में मुलाकात नहीं कर सकता, जब इज्तिमा में आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है, किसी के हाल को पता कर चलता है, कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, दुआ होती है। एक बरकत वाला दिन है, इसके अंदर कई मकासद और कई फ़वाइद मिलते हैं। अहम बात यह है कि जब आप एक दूसरे से मिल बैठते हो, मुसाफा करते हो, एक दूसरे पर सलामती भेजते हो, कोई बात करते हो, कोई हालचाल पूछते हैं, तो यकीनन ये एक ऐसा जेस्चर है आज जुम्मे के दिन की मुनासबत से कि आपको ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करना चाहिए। ऑल दो मसरूफियत और ज़िंदगी में सारे काम साथ साथ पैरेलल चलते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए इस दिन का, और यही हम पर फ़र्ज़ भी है। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। कंक्लूड को इस तरह से कि अगर हम जुम्मे के दिन की ख़ास तौर पर बात करें तो कोशिश करें कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा ऐसा दीन है जिसमें जबर की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक से बढ़कर एक ऐसे मौके आते हैं जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, किसी की दिल आज़ारी की है तो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और अपने अल्लाह से रुजू कर सकते हैं। तो आज के दिन ये चीज़ करने की ज़रूर कोशिश करें। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अब पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है उसका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।